आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानपुंज कोचिंग सेंटर में। और आज हम आपको अध्ययन करवाएंगे कक्षा 8 की विज्ञान का जो सेट 4 है मॉडल पेपर का उसका। अगर आप लोग ने विज्ञान सेट 3 तक 1 2 3 सेट 1 2 3 का आपको वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका दिया है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। आपकी जो पहली ऑप्शन दिया है यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है जीव द्रव्य, गुणसूत्र और कोशिका द्रव्य और हरित लवक। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी होगी कोशिका द्रव्य। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं। आपसे अगला दूसरा प्रश्न बोला है कि धातुएं होते जो सामान्यतः ठोस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। पहला ऑप्शन दिया आपका मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन दिया है आयरन, तीसरा ऑप्शन दिया है एल्युमिनियम, चौथा ऑप्शन दिया है मरकरी। या मरकरी को आप लोग दूसरा वर्ड बोले तो आपको मरकरी को हम लोग पारा भी बोलते हैं। तो धातु जो होते हैं, देखिए मैग्नीशियम में कमरे के ताप पर द्रव में नहीं होता है, आयरन भी नहीं होता, आयरन मतलब लोहा, तो लोहा कमरे के ताप पर द्रव में नहीं होता है, और एल्युमिनियम भी नहीं होता है। जो आपका पारा है वो आपका कमरे के ताप पर द्रव होता है। आपका जो पारा है आपका कमरे के ताप पर द्रव होता है। अभी कमरे के ताप पर द्रव जो ये वर्ड है इसका मतलब अभी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ रहे होंगे कि कमरे के ताप पर द्रव क्या होता है। जो रूम टेम्परेचर होता है ना, जितना एक रूम का तापमान होता है उतना में कौन सा ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में हो जाता है। तो वही जो पारा है, जो जितना एक रूम का टेम्परेचर होता है उतना ही टेम्परेचर में एक धातु होता है जिसका नाम है पारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा का हो जाएगा आपका डी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न दिया है, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जब ब्रेड बनाया जाता है तो ब्रेड बनाने के दौरान जो है एक गैस उत्पन्न होती है, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन तो उत्पन्न नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। जब भी कोई चीज़ को जलाया जाता है, जब भी कोई चीज़ जलता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ब्रेड बनाने के दौरान जो ब्रेड बनता है उसमें भी आपका जलाने की काम होती है, इसलिए आपको वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न दिया है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है। जैसे आपका जो प्रश्न आपने चौथा दिया वो बोल रहा है कि जब चालक विलयन में कोई एक चालक विलयन है उसमें विद्युत धारा, उसमें एक करंट को जब प्रवाहित की जाती है तब जो विलयन का रंग होता है बदलता है। परिवर्तन मतलब होता है बदलना, तो विलयन का रंग होता है उसको बदल जाता है। यह क्या संकेत करता है। तो आपका जो यह संकेत करता है चौथा का, जैसे आपका ऑप्शन नंबर में ये में ही आपका आंसर दे दिया है कि ये संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को। ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को संकेत करता है, इसलिए विद्युत का जो उसका जलीय विलयन है, मतलब जो उसका विलयन है उसका जो परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है किससे। भोजन साझा करने से, कंघी साझा करने से, एक मच्छर के काटने से या खून चढ़ाने से। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, खून चढ़ाने से आपका ये सो फैल सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, पैक्टोथैलियो में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। आप देखते हो कि पैकेट थैली जो भी मार्केट में ज़्यादा उपलब्ध है कि थैलों में आपको देखते हो कि दूध आते हैं, तो दूध जल्दी ख़राब नहीं होते। उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो दूध को उसको बचाने के लिए नाइट्रोजनी अस्थिरीकरण किया जाता है कि भंडारण की पास्चीकरण की किण्वन। तो इसकी जो आपकी सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, आपका हो जाएगा यहाँ पर पास्चीकरण मतलब होता है कि दूध को गर्म करके, दूध को एक सामान्य टेम्परेचर, एक सामान्य तापमान पर गर्म करके उसे पैकेट में पैक करके और उसे बाजार में सप्लाई किया जाता है। अगला है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित तथा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो इसकी जो होगी सातवां का ऑप्शन नंबर, घर्षण बल नहीं होगा, ना ही गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ना ही चुंबकीय बल होगा।
तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपका होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी स्थिर वैद्युत बल होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, जिसको हमने घेर दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? आपका यहाँ पर 4 ईंधन दिया, पहला ईंधन दिया लकड़ी, दूसरा एलपीजी, तीसरा केरोसिन, चौथा बायोगैस। तो बोला कि किस ईंधन का जो ऊष्मीयमान हो सबसे अधिक होता है। तो 8वां का जो ऑप्शन ये लकड़ी, इसका तो नहीं होगा, एलपीजी का ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कि एलपीजी का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। 8वां प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, एलपीजी का मान जो सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंतरिक निषेचन किस में होता है? जो आंतरिक निषेचन होता है वो किस में होता है? मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, कि नर के शरीर में या नर के शरीर के बाहर? तो जो आंतरिक निषेचन होता है ना, आंतरिक निषेचन मतलब इंटरनेशनल फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब कि जो होता है आपका मादा के शरीर में होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आपके सामने चित्र दिया गया है कि बोला है दिए गए चित्र ए, बी और सी के परावर्तित सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। ठीक, ए पर भी प्रकाश का सतह किरण पड़ रहा है, बी पर भी पड़ रहा है और आपका सी पर भी पड़ रहा है। आपका तीनों के ऊपर है जो प्रकाश से किरणें पड़ रही है। इसमें पूछ रहा है कि बताइए किस पर आपतन कोण का परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी कि आपका बोल रहा है कि कौन, ये जो 3 ऑप्शन दिखाया है आपका, ये आपका ये दिखाया है, एक आपका ये दिखाया है, एक बी है और एक सी है। तो बोला कि इसमें जो किसमें कौन सा सतह पर या जो आपतन कोण का परावर्तन कोण हो जो हमेशा बराबर होगा। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी, जो आपकी क्वेश्चन नंबर है, शायद क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 10वां। तो 10वां की जो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसका जो तीनों सतहों पर होगा क्योंकि बराबर होगा, जिसका आपतन कोण है सतह परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपका प्रकाश परावर्तन का नियम कहता है कि हमेशा सदैव कोण का आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो, सतह कोई भी हो, इसलिए परावर्तन कोण हमेशा सभी में बराबर रहेगा। सभी तीनों सतह पर आपका जो परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर रहेगी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए निराई, दूसरा ऑप्शन बुआई, तीसरा ऑप्शन जुताई, चौथा ऑप्शन सिंचाई। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी 11 की ऑप्शन नंबर सी, जुताई कहलाएगी। 11 का ऑप्शन नंबर सी, जुताई इसकी सही आंसर हो जाएगी। अगला, इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ध्रुव तारा, दूसरा बृहस्पति ग्रह और तीसरा सीरियस ग्रह, चौथा शुक्र ग्रह। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी 12 का ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है और प्रातः तारा भी कहा जाता है और प्रभात तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये क्या है जो दिखाई देते हैं? धूमकेतु हैं, अलकाएं हैं, क्षुद्र ग्रह है कि बुध ग्रह है? तो इसकी जो 13 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, धूमकेतु नहीं होगी, ना ही क्षुद्र ग्रह होगी, उल्काएं कहलाएगी। आपकी जो होगी आपका सही आंसर हो जाएगा आपका उल्काएं। आपकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी हो जाएगी उल्काएं। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन दिया है आपके सामने कि जमीन पर लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है, पहला ऑप्शन दिया, ये तो आपका सही आंसर है। पानी के सतह पर तैरते हुए नाव पर भी घर्षण बल लगता है, ये भी आपका सही आंसर है। चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिलें पर घर्षण बल लगता है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी जो दिया आपका हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है, तो यही जो आपका सही आंसर है, क्योंकि ये गलत आंसर बताया हुआ है। आपका जो ऑप्शन है, जो चौथा ऑप्शन है जो गलत है, आपको बोला था कि कौन सा गलत है, तो चौथा गलत है, इसलिए आप क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए बॉल है सो हवा में घूम रही है, जो गेंद है वो हवा में घूम रही है। अब मान लीजिए कोई गेंद है हवा में घूम रही है, तो ये कोई सतह से तो टकरा नहीं रही है। देखिए आपका ज़मीन पर लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल, अगर गेंद आपका ज़मीन में लुढ़केगा इस तरह से, मान लीजिए ज़मीन में लुढ़क रहा है गेंद इस तरह से, तो आपका देखिए गेंद की सतह और एक आपकी ज़मीन की सतह दोनों में घर्षण हो रहा है। पानी की देखिए, पानी की मान लीजिए आपका पानी है, पानी आपका पानी का सतह हो जाएगा, आपका नाव का सतह हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों में फ्रिक्शन बल लगेगा, जिसे घर्षण बल बोलते हैं। और तीसरी, चिकनी सतह वाली सड़क पर चलते हुए साइकिल, मान लीजिए चिकनी सतह है, इस पर एक साइकिल चल रहा है, तो इसमें भी तो फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन आपका देखिए एक
हवा में घूम रहा है तो हवा में क्या उसका कोई हवा का कोई थी हवा का कोई तो सरफेस नहीं होता है, उसका तो कोई सतह नहीं होता है, इसलिए वो गेंद का घर्षण बल नहीं लगेगा हवा में घूमने पर। अगले प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है? इसकी जो सही आंसर हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट है जो सही आंसर हो जाएगा, जो आपका समूह केवल है जो संश्लेषित पदार्थ वाला है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, ध्वनि संचरित होती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु व गैस में, या ठोस, द्रव तथा गैसों तीनों में? तो इसकी जो ध्वनि संचरित होती है तो आपका तीनों होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में होता है और गैस में भी होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं? पहला ऑप्शन भूकंप, दूसरा तड़ित, तीसरा बाढ़, चौथा सुनामी। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगा आपकी जो तड़ित है, तड़ित मतलब जो आप देखते होंगे सरकारी विद्यालयों के ऊपर में एक इस तरह से लगाए जाते हैं, इस तरह से लगाए जाते हैं, इसके ऊपर फिर एक 3 तरह का ऐसे से मतलब होते हैं, तो इसी को तड़ित बोलते हैं। तो तड़ित क्या होता है कि इससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं झारखंड में। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगी, तड़ित। अगला है, इनमें से कौन है जो प्राथमिक प्रदूषक है? क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो प्राथमिक प्रदूषक है? 18 का ये, तो इसका 18 का ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वन्य प्राणी कहलाते हैं, पालतू जंतु कहते हैं, संकटपन जंतु कहते हैं, या इनमें कोई नहीं? तो वन्य प्राणी नहीं कहलाएगा, ना ही पालतू जंतु कहलाएगा, ये तो कहलाएगा कोई सीधा संकटापन जंतु। क्यों कहलाएगा? क्योंकि देखिए इस पर एक संकट आ रही है। कि संकट क्या आ रहा है कि इसकी संख्या निर्धारित स्तर से कम हो रही है और वे धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो इसलिए आपका कहलाएगा संकटपन जंतु। अगला प्रश्न है जो आपके आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20वां। बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को कहा जाता है आपका काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। और जो ये आपकी जो प्रश्न मॉडल पेपर सेट 4 का जो आपका ख़त्म हुआ, तो चलिए वीडियो का समाप्त करते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने हमारी सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जा करके देख लीजिए, या तो हमारे चैनल पर जा करके सर्च कर लीजिए, सर्च कीजिए ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर 1.0 मॉडल सेट क्लास 8 साइंस 1, सेट 1, सेट 2, सेट 3 आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा जल्द नज़दीक में है।